हम इस पेड न्यूज की चर्चा में या पेड न्यूज की व्यवस्था में हम कहाँ आकर के टिकते हैं? क्या हम लोग इस हाल के उस कोने से बैठे हुए इस मंच तक क्या हम इस पेड न्यूज को रोक सकते हैं या इसकी दिशा को बदल सकते हैं? दिशा को बदलना और रोकना भी बात अलग है। क्या जो पेड न्यूज के जो रेट हैं हम उसको किसी तरीके से रेट को भी प्रभावित कर सकते हैं? मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत कठिन है। ये उतना ही कठिन है जितनी कठिनता से शारदा जी ने इस आयोजन को किया और आप सबको यहाँ बुलाया। ये बहुत कठिन काम था। एक तो पेड न्यूज पर बोलने के लिए कोई राजनेता तैयार नहीं होता, तो सब लोग इससे बात से दूर हटना चाहते हैं। अखबार का कोई संपादक तैयार नहीं होता, अखबार का मालिक कोई इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पेड न्यूज पर होने वाली चर्चा को अखबारों में स्थान कम मिलता है। अखबार के ज्यादातर रिपोर्टर पेड न्यूज की चर्चा से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इन विषम परिस्थितियों में शारदा जी ने इस आयोजन को किया, ऐसे विषय को, तो सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत की, जो कि 67 साल के युवा हैं, उनकी हिम्मत को दाद है। दूसरी एक बात है, कई बार हमको लगता है कि एक घटना, जो दृश्य आज हमको दिखाई दे रहा है, उसके सूत्र कहाँ छुपे होते हैं। जो दृश्य आज है वो एक दिन में नहीं पनपता। कई बार जो दृश्य आज होता है उसके सूत्र सैकड़ों साल, दसियों साल या कम से कम 50-100 साल पहले उसके सूत्र छुपे हुए होते हैं। जो लोग सांप का शिकार करते हैं वो एक बहुत तरीका अच्छा अपनाते हैं, खास तौर से जिनके निशान होता है मणि का। वो सांप जिस बिल में रहते हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक मछली का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति सांप का शिकार करता है वो पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और एक विशेष प्रकार की डलिया बनाता है, और डलिया इतनी चौड़ी होती है कि सांप उसमें ढक जाए। और एक दूसरा, जिस तरीके से मछली के शिकार के लिए लोग दाना पानी में डालते हैं, वो एक कांटे में एक मछली फंसाता है और मछली उस जो बामी जिसमें वो सांप रहता है उसके मुंह पर रखता है और उसकी सुगंध से सांप बाहर निकलता है। सांप भी बहुत चतुर होता है। जब वो पहले अपना मुंह निकालता है वो आसपास देखता है कहीं खतरा तो नहीं है। जब वो आश्वस्त हो जाता है कि कहीं खतरा नहीं है तब वो एक इंच आगे सरकता है। तो जिस समय वो सांप आसपास अपना खतरा देख रहा होता है तब तक जो ऊपर बैठा होता है वो 1 इंच पीछे सरका लेता है उस मछली को। तो जब वो खतरे को देख करके सांप नीचे देखता है तो उसको लगता है कि 1 इंच मछली आगे है, तो फिर आगे बढ़ने के लिए इधर उधर देखता है। तो वो 1-1 इंच करके इसमें कई घंटे लगते हैं और वो सांप पूरा जब बाहर निकलता है तो वो टोकरी उस पर डाल करके उसको शिकार कर लेता है। तो मुझे लगता है पेड न्यूज के मामले में पिछले 50 वर्षों तक जो लोग आज पेड न्यूज का खेल खेल रहे हैं उन्होंने ही सांप और मछली का यही इंतजाम किया। उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों को पटाना शुरू किया, उनको खाने पर बुलाना शुरू किया, उनको चाय पर बुलाना शुरू किया, उनके यहाँ टी-शर्ट भेजना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये जो परंपरा थी चाय पर खाने की टी-शर्ट की, ये जो है बड़ी चीज़ों पर आई कि किसी के यहाँ उन्होंने मिक्सर भेजा, किसी के यहाँ कुछ भेजा, फिर ब्रीफ केस भेजा और फिर लिफाफे तैयार जब शुरू हुए। और जैसे ही लिफाफे पत्रकारों के यहाँ जाने लगे मालिकों ने वो लिफाफा तुरंत पकड़ लिया और वो जो सारे के सारे पत्रकार जो इस बात के अभ्यस्त हो गए थे उनको अपने हिसाब से उनको चलाना शुरू किया। आज पेड न्यूज का पैसा पत्रकारों के पास नहीं जाता। पत्रकारों के पास बहुत कम अखबार वाले हैं जो उस पेड न्यूज का कमीशन पे देते होंगे। इस मामले में मेरी राय दूसरे लोगों से बहुत अलग है। हम आज इस पोजीशन में नहीं है कि हम जमाने को बदल सकते हैं। जमाने को बदलने वाला इस संसार में इस सृष्टि के निर्माण से आज तक एक ही आदमी पैदा हुआ है, वो है भगवान परशुराम। उसने एक व्यवस्था को नष्ट करके दूसरी व्यवस्था को कायम किया। इतनी ताकत दुनिया में ना तो आज तक अभी हुई है और ना मुझे निकट भविष्य में ऐसी दिखाई देती है। तो हम चूंकि परशुराम नहीं है, हम व्यवस्था को नहीं बदल सकते, हम पेड न्यूज को बिल्कुल नहीं हटा सकते। तब इस व्यवस्था के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं? एक सिद्धांत होता है जीने का। हमको शाश्वत तरीके से जीना है, हमको 1 नंबर में जीना है, हमको नीति से जीना है, हमको सिद्धांत से जीना है, हमको सच्चाई से जीना है। लेकिन यदि सच्चाई से जीना, संस्कारों से जीना, सिद्धांत से जीना मुश्किल हो जाए, कुछ लोग पिछले दरवाजा अगर खोल दें, तो ये मेरी निजी राय है, हम में इतनी कुव्वत होना चाहिए कि जब पिछला दरवाजा खुला हो तो हम सबसे आगे हम ही खड़े दिखाई दें, तभी हम व्यवस्था में परिवर्तन कर पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है हमारी भूमिका में और हमारे चित्त वृत्ति में अंतर होना चाहिए। जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं एक उदाहरण इस मामले में हमेशा दिलीप कुमार का दिया करता हूँ। फिल्मों में एक कलाकार हैं, बहुत मशहूर हैं दिलीप कुमार, जो बहुत
दिनों से अब रिटायरमेंट की या एज के मान से घरों में मैं उनकी बहुत फिल्में देखता है। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है। वो अपने मजहब के लिए, अपने मजहब के सिद्धांतों के लिए बहुत समर्पित रहे, लेकिन पर्दे पर उन्होंने हनुमान जी की भी एक्टिंग की है, बहुत उन्होंने आरतियां उतारी हैं। एक अखबार में मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि एक बार वो किसी गोपी फिल्म में एक एक्टिंग कर रहे थे और हनुमान जी का गेटअप उन पर था, और उसी समय नमाज का अगर वक्त हो गया तो उन्होंने जो ऊपर का टोप था वो उतारा और टोपी पहनी, और टोपी पहन करके उन्हीं कपड़ों में उन्होंने नमाज अदा की, और नमाज अदा करके फिर वो जो उनको एक्टिंग करना थी वो करने लगे। तो मैं यहाँ जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, उनको ये उदाहरण देकर के कहना चाहता हूँ, भीतर आप जो है आप पत्रकारिता के लिए समर्पित रहें, इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, लेकिन बाहर के एक्टिंग में जो वक्त की जरूरत है, जिससे आपकी आजीविका अच्छी से चल सकती है, वो आपको किया जाना ही चाहिए। अगर आप मजबूत कर लेंगे, मनोज जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि वित्त से कभी मन नहीं भरेगा, क्योंकि वित्त से कभी मन नहीं भरेगा तो मन भरने के लिए एक दूसरा फार्मूला उन्होंने तैयार किया। उन्होंने कहा कि शुभ लाभ, जो हम प्रतिदिन जो पूजन करते हैं भगवान की या दीपावली पर शुभ लाभ लिखते हैं, उसका आशा होता है कि आपका लाभ शुभ से नियंत्रित हो, क्योंकि उससे पहले उन्होंने खोज लिया था कि अर्थ से मन नहीं भरेगा, क्योंकि मन नहीं भरेगा तो उसको उन्होंने एक बंधन डाला कि आपका लाभ शुभ से नियंत्रित हो। तो मैं हमारे पत्रकार मित्रों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप लाभ की दिशा में तो जरूर चलें, लेकिन मन में शुभता रखें। वो शुभता आपके किसी भी समर्पण की हो सकती है, किसी सिद्धांत की हो सकती है, तभी। और पेड न्यूज पर मैं तो कई बार संगोष्ठी में इस बात को कहता हूं कि जब अगर आप पेड न्यूज पर अखबार के मालिक की तरफ से किसी को नेगोशिएशन करें, तो चाहे वो 1 नंबर की बात हो चाहे 2 नंबर की बात हो, उसमें आप अपना परसेंटेज तय जरूर करें। जब अखबार मालिकों को ये, और जिसमें आपका परसेंटेज तय ना हो, उसमें उस खबर में कुछ ना कुछ ऐसा आप पेंच फंसाएं ताकि उसका अभिष्ट पूरा सिद्ध ना हो। यानी आपकी अगर उपयोगिता बनी रहेगी तभी पेड न्यूज में आप मीडियम पर रहेंगे। अगर आपकी उपयोगिता समाप्त हो गई तो अखबार का मालिक पेड न्यूज में किसी और को माध्यम बनाएगा। तो आप उस पेड न्यूज पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। एक बात हमेशा एक बात कहता हूं, एक बात कि कई बार हम अपनी पराजय की इबारत स्वयं लिखते हैं। भारत पर जब भी आक्रमण हुआ, वो आक्रमण शकों का हो सकता है, वो शूणों का हो सकता है, वो कुषाणों का हो सकता है, और वो अभिनीसियाइयों का हो सकता है, वो मुगलों का हो सकता है, वो पठानों का हो सकता है, वो तुर्कों का हो सकता है, वो अंग्रेजों का हो सकता है, वो और फ्रांसीसियों का हो सकता है, वो पोलैंड के डचों का हो सकता है। इतने आक्रमण जो 1.5 दर्जन भारत पर पिछले 2400 वर्षों से आक्रमण हुए हैं, इसमें एक भी आक्रमण ऐसा नहीं है कि उन्होंने आकर के हमको जीत लिया हो। हमने अपनी पराजय की इबारत खुद लिखी है। हमारे बीच में से कुछ लोग साथी इकट्ठे हुए हैं और जाकर के उन्होंने दूसरों की मदद की है। पेड न्यूज में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे जो अखबार के दफ्तरों में हमारे अपने मित्र काम करते हैं, जो संपादक होता है, जो हमारे बीच से जाकर के जो संपादक बनता है, जो चीफ रिपोर्टर होता है, जो हमारे बीच से जाकर के चीफ रिपोर्टर होता है, जो छोटा अखबार मालिक होता है, जो कहीं ना कहीं अखबार के रिपोर्टिंग से छोटा मालिक बनता है, इन्होंने जाकर के मालिक की तरफदारी की। और जो पावर क्लैश होती है जल्दी संपादक बनने की, या जल्दी चीफ रिपोर्टर बनने की, ये जल्दी न्यूज एडिटर बनने की जो कश्मकश होती है, उसमें उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। अपने परिश्रम के, अपने पुरुषार्थ के, अपने अनुभव के, अपने ज्ञान के, अपनी मेधा शक्ति के बजाय उन्होंने मालिक का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया। उस नाते से पत्रकारों पर ये पेड न्यूज का खतरा है। इसकी इबारत हमने ही लिखी है। तो सबसे पहली जरूरत है इस जो पराजय का जुआ हमारे सर पर रखा हुआ है, उसको हम कैसे उतार फेंकें। आज की तारीख में हमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जिस अखबार में हम काम कर रहे हैं, जिस पेशे में हम मीडिया में काम कर रहे हैं, उसकी समाज में विश्वसनीयता कितनी है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पब्लिक है वो सब जानती है। आपकी जो प्राइवेट खबर होती है, जो बिकी हुई खबर होती है, जो खरीदी हुई खबर होती है, उसको जनता सब तरीके से जानती है। अगर जनता उससे भ्रमित होती तो हमने इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में देखा। सारे के सारे अखबार वाले मायावती को हरा रहे थे, वहां पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार बनी। सारे के सारे पत्रकार और अखबार वाले गुजरात के नरेंद्र मोदी को हरा रहे थे, वहां नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। बिहार के इलेक्शन में मुझे पता नहीं बिहार के स्थानीय अखबार क्या छाप रहे थे, लेकिन यहाँ मैं दिल्ली के और भोपाल के जो अखबार पढ़ रहा था उसमें वो बीजेपी का ग्राफ को घटा हुआ दिखा रहे थे, और वो जो वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं उसका पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे। लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया। बीजेपी का ग्राफ अगर आप तुलनात्मक में देखेंगे तो नीतीश की जो सीटों के बढ़ने का ग्राफ है उसमें बीजेपी का ग्राफ ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले अटल जी की सरकार में आप देखें
सब लोग अटल जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना रहे थे। तो ये जो स्थिति है, यूपीए को इतना जो बहुमत मिला, उतना बहुमत किसी अखबार में नहीं आ रहा था कि यूपीए जो है 200 से ऊपर सीट पर चला जाएगा। तो इसका अर्थ है कि अखबारों की विश्वसनीयता कहां पर चली गई है। जनता जो है वो पेड न्यूज को सब तरीके से जानती है। तो हमको इस बात की अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मीडिया की साख क्या है। मीडिया की साख का तो अपना तरीका है, वो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। सबसे पहले तो खुद को ताकतवर बनाना है। अगर हम ताकतवर हैं तो ही हम समय को बदलने में अपना समय लगा सकते हैं। मेरे पिताजी हमेशा, मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि यार रमेश, प्रलय दो तरह से होती है। एक प्रलय तो वो है कि जो संसार जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहे, जैसा हवाई जहाज चल रहा है वैसे हवाई जहाज उड़ता रहे, ये ट्रेनें चलती रहे, ये बसें चलती रहे, ये दुकानें सजती रहे, और हम दुनिया में नहीं है और हम शून्य में विलीन हो गए और हम अंधेरे में चले गए। तो हम वहां खड़े होकर के संसार को देख रहे हैं, वो प्रलय हमारे लिए चली गई। दूसरी प्रलय इस तरीके से होती है कि हम अकेले बच जाएं और ये पूरा का पूरा संसार डूब जाए। ये दोनों स्थिति कमोबेश एक है। लेकिन हम कब बच पाएंगे इस प्रलय से? हम कब बच पाएंगे? जब हमारे पैरों में ताकत हो, हमारे दिमाग में ताकत हो, हमारे पेन में ताकत हो। आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने पेन की ताकत को किस तरीके से बचा के रख सकें, अपने पैरों की ताकत को किस तरीके से बचा के रख सकें। यदि वायदे में जमाना तोप का अगर आ गया है तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर जमाना मिसाइल का आ गया है तो हमारे पास मिसाइल होने चाहिए। अन्यथा जिन दिनों पूरी दुनिया तोप का आविष्कार कर रही थी, उन दिनों हमारे यहाँ के लोग घोड़े पर और तलवार से युद्ध करते थे। वो भी हारने का एक बड़ा कारण है। अगर क्योंकि पेड न्यूज में पैसा आ गया है, पैसा एक जमाने में व्यक्ति का जरूरत बनी, जरूरत के बाद फिर इच्छा बनी, इच्छा के बाद वो हविष बन गई। तो कहीं ना कहीं आज की लड़ाई पैसे की लड़ाई है। पैसे से दूसरे को पराजित किया ही जा रहा है। इतना बड़ा सोवियत रूस जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत था और वो इस कंपटीशन में था कि वो दुनिया की पहली बड़ी ताकत बने, वो केवल पैसे की लड़ाई में ही डूब गई और सोवियत संघ बिखर गया। और यही वजह है चीन ने सोवियत संघ से सबक लिया और सबक लेकर के उसने खुली अर्थव्यवस्था लागू की। वो खुली अर्थव्यवस्था लागू करके अगले 10 वर्षों में चीन अमेरिका को आर्थिक क्षेत्र में टक्कर देने की स्थिति में होगा। और अगर अमेरिका नहीं संभला तो करीब 13वें-14वें वर्ष में चीन दुनिया की 1 नंबर की ताकत हो जाएगा। ये सब बातों को सबक लेकर के अगर लड़ाई पैसे की है तो पत्रकारों को चाहिए कि वो पैसे से इतने संपन्न हो कि अगर अखबार का मालिक उनको अलग कर दे तो वो अपने पैसे से खुद को खड़ा कर सकें, उनको किसी दूसरे अखबार मालिक के दस्तक पर उससे कम शर्तों पर आगे जाके काम करने की जरूरत ना पड़े। तो इस सारी की लड़ाई में हम तभी जीत पाएंगे जब हम ताकतवर हो पाएंगे। अगर हम ताकतवर नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक बात और कह करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ चारों तरफ पैसे की लड़ाई में एक बात समझ लेना है, ये लड़ाई अगर होगी तो वो हमारे हथियार से होगी, हमारे अपने आत्मबल से होगी, हमारे अपने तरीके से होगी। अगर पैसे की लड़ाई में भी हम दूसरों के रास्ते पर अगर चले गए तो मान के चलिए कि इसमें निश्चित रूप से पराजय होगी। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ये अभी पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था की गिरावट आई, उस अर्थव्यवस्था की गिरावट में भारत थोड़ा सा उससे अलग रहा। भारत में उतनी मुश्किल पैदा नहीं हुई जितनी मुश्किल की अमेरिका में हुई। अमेरिका में इस अर्थव्यवस्था के कारण करीब 3,500 लोगों ने सुसाइड किए, उनके 100 से ज्यादा बैंक दिवालिया हो गए। लेकिन भारत केवल इसलिए बचा रहा कि भारत में जो अनुत्पादक मुद्रा का परिचालन है, और वो अनुत्पादक मुद्रा का परिचालन शेयर मार्केट से होता है, जिसमें कोई उत्पादन नहीं होता, कोई खरीदी बिक्री नहीं होती, केवल कुछ दलाल हैं जो बोलियां लगाते हैं और चीजों की बोलियां लगा करके कीमतें बढ़ाते हैं। इस आधार पर अमेरिका बैठ गया। भारत में क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम बचत का है, थोड़ा सा सिस्टम जो पैसे को बचा करके और कम लोन लेने की प्रवृत्ति है। भारत का आदमी सबसे पहले लोन लेने के पीछे सोच लेता है कि यार मुझे ये पहले पटाऊंगा कहाँ। और अमेरिका का आदमी जो पैकेज जैसे ही शुरू हुआ उसमें सबसे पहले सोचता है कि मुझे आज वीकेंड कहाँ मनाना है या मुझे किन होटलों में ज्यादा खर्च करना है। तो जो पैकेज सिस्टम में अमेरिका का आदमी अपनी तनख्वाह में लगभग 35% रुपया वो वीकेंड पर खर्च करता है और होटलों में, फास्ट फूड पर और बड़े होटलों में, चाहे न्यू ईयर का मामला हो, इन सब चीजों पर खर्च करता है। भारत का आदमी इन चीजों में नहीं बचाता। उन्होंने बहुत योजना पूर्वक ये जो शॉपिंग मॉल की सिस्टम अब भारत में लागू कर दिया है, खुदरा व्यापार पर भी अब उनकी नजर है। ये चीजें हमारी अर्थव्यवस्था पर जरूर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगी। तो यहाँ बैठे मैं पत्रकार मित्रों को जरूर कहना चाहता हूँ कि वो थोड़े से दिखावे से दूर रहें। वो इस मामले में अपनी गर्दन को ऊंचा ना करें
कि वो फला शॉपिंग मॉल में गए थे, कि आज उन्होंने अपने बच्चों को फला वीकेंड कराया, या आज वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फला होटल में खाना खाया। ये जो दिखावे की झूठी चीज है, स्टूल पे खड़े होने से किसी का कद नहीं बढ़ता। आपका अगर कद बढ़ेगा, आपकी पुरुषार्थ से बढ़ेगा, आपकी मेधा शक्ति से बढ़ेगा, और जो बैंक में थोड़ा सा आपका बचत का रुपया पड़ा हुआ है उससे आपकी ताकत बढ़ेगी। इन सब चीजों पर सारे के सारे पत्रकार मित्र ध्यान दें।